लास्ट वीडियो में ये पार्ट हमने बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में और याद करते हुए इसको पूरा पढ़ा था। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से याद हुआ होगा। एक इंपॉर्टेंट कंटेंट था और उसमें भी था एक डिफरेंस स्टॉपेज इन ट्रांजिट और लीन का। तो मैं चेतन मंत्री स्वागत करता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस 20 डेज प्लेज के। तो मैं चेतन मंत्री स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नेक्स्ट वीडियो में, इस 20 डेज प्लेज में, जिसमें हम कसम खा रहे हैं कि हमको बहुत अच्छे मार्क्स लॉ में आने वाले हैं और अब हमको सब चीजें याद होना शुरू हो गई हैं। बच्चों के फीडबैक आ रहे हैं कि सर अब लर्न करने में ज्यादा आसानी है और ये 20 डेज प्लेज बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर योर ऑल फीडबैक्स एंड सपोर्ट। और भी कोई अगर आपके सजेशन हो तो बिल्कुल बताइएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं सेलर के बचे हुए राइट्स अगेंस्ट द गुड्स और अगेंस्ट द बायर। तो दोस्तों ये है आपके सामने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ रीसेल। एक सेलर राइट ऑफ रीसेल कब एक्सरसाइज करेगा? सर पहली बात, अनपेड सेलर वो अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता अगर ये शर्तें पूरी होती हों। पहला, गुड्स दो तरह के हो सकते हैं, एक पेरिशेबल और एक नॉन पेरिशेबल। अगर गुड्स पेरिशेबल है जैसे कि टमाटर, तो क्या मैं बायर का इंतजार करूंगा? टमाटर लाल लाल से हरे पीले नीले सब हो जाएंगे, टमाटर सड़ जाएंगे, क्या मैं बायर को नोटिस दूं कि भाई प्राइस दे दे, देख नहीं तो मैं गुड्स बेच दूंगा, प्लीज टाइम से प्राइस दे दे? बायर बोल रहा हाँ मैं 10 दिन में दे दूंगा। क्या तब तक प्याज जैसी चीज, मिल्क है, फिश है, टमाटर हैं, क्या इन सब चीजों में क्या खराबी आएगी? यस। तो क्या करें सर? दो तरह से हम बात करेंगे अपने राइट की, राइट ऑफ रीसेलिंग। दो अलग अलग सिचुएशन बनेगी। पहला, when the goods are of perishable nature, अगर है तो बिना किसी इंफॉर्मेशन के, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन टू द बायर, यू कैन रीसेल द गुड्स। तो भैया लाइन क्या रहेगी? इन सच अ केस द बायर नीड नॉट बी, क्या वर्ड आएगा? नीड नॉट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द इंटेंशन ऑफ रीसेल। कोई बताने की जरूरत नहीं है, फटाफट गुड्स बेचो, पेरिशेबल है, खत्म हो जाएंगे नहीं तो। दूसरा केस, पेरिशेबल के अलावा, मतलब जो पेरिशेबल नहीं है, नॉन पेरिशेबल गुड्स का क्या करें? उस केस में आपको बायर को नोटिस देना चाहिए। तो ही शुड गिव नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल। उसको बोलो तू पैसा दे दे भाई, नहीं तो फिर मैं इनको रीसेल करूंगा। ये बात ध्यान रखना पड़ेगी। लाइन क्या बनेगी? इफ आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस द बायर डिड नॉट पे द प्राइस, क्या बोलेंगे उसकी जगह? बायर फेल्स। डिड नॉट किए क्या बोलना है? बायर फेल्स विद इन अ रीजनेबल टाइम। कि 10-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना? नहीं सर, विद इन अ रीजनेबल टाइम टू पे और टेंडर द प्राइस। या तो वो पे नहीं कर पाया है, प्राइस पुट अप नहीं कर पाया, द सेलर में रीसेल द गुड्स। तो दो अलग अलग केसेस दोस्तों, पहला है पेरिशेबल, दूसरा है नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल में बोला गया नीड नॉट बी इन्फॉर्म्ड टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल। Second one, if he give notice to the buyer of his intention to resell the goods and the buyer after receipt of notice fails within a reasonable time to pay or tender the goods, the seller can, या मैं, रीसेल द गुड्स। ये थी आपकी दो लाइन। और अगर जब रीसेल होगा तो क्या क्या होगा? देखो सर, सेलर के क्या क्या हक बनेंगे। पहला, मान लो गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 100 रुपए में, सेलर ने रीसेल करने की कोशिश की और पैसे आए 90 रुपीज ही रिसीव्ड फ्रॉम रीसेलिंग द गुड्स वाइल द कॉन्ट्रैक्ट वाज ऑफ 100 रुपीज। कितने का नुकसान सर? 10 रुपए का। रिकवर करो किससे सर? बायर से। कैसे? एज डैमेजेस, जो आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था। तो पहला राइट, पहला एंटाइटलमेंट सेलर का क्या होगा? ध्यान से सुनना भैया, रिकवर द प्राइस। रिकवर द प्राइस किस किस की? द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड रीसेल प्राइस। इसका डिफरेंस जो है वो ओरिजिनल बायर से एज डैमेजेस आप रिकवर कर सकते हो। तो रिकवर एज डैमेजेस द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द ओरिजिनल प्राइस फ्रॉम द बायर। दूसरा, अगर उस पर प्रॉफिट हो गया सर, तो क्या अपन बायर को वापस देंगे? अरे ना लल्ला, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, अपने को ऐसा कुछ नहीं करने का। उल्टा बोलो, रिटेन द प्रॉफिट। सेलर का राइट क्या है? 100 की चीज 110 में बिक गई, 100 का कॉन्ट्रैक्ट था, 110 में सेल हो गया, लॉस किया गया और फायदा हो गया। बायर बोल रहा भाई वो गुड्स मेरे ही थे, आपने बेच तो दिए ही हैं, 10 रुपए मेरे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। रिटेन द प्रॉफिट अगर होता है तो, अगर रीसेल प्राइस हायर निकल गई देन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और थर्ड, रीसेल बाय द सेलर। एक कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान से सुनना, एक रीसेल किया जा रहा है सेलर के द्वारा। कब? व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मींस सेलर एंड बायर हैव ऑलरेडी एग्रीड अपॉन, कि अगर ब्रीच हुआ तो मैं रीसेल करूंगा। ये पहले से ही उन्होंने रिजर्व कर रखा था अपना राइट, पहले से ही एग्रीमेंट में लिखा था कि अगर प्राइस नहीं आई तो वो रीसेल कर सकता है। तो तीसरा, आपके पास पहला पॉइंट था गुड्स आर पेरिशेबल। ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट था गुड्स आर पेरिशेबल, दूसरा पॉइंट था गुड्स आर नॉट पेरिशेबल। तो उसमें क्या क्या राइट्स आएंगे? और तीसरा पॉइंट है हमारे पास, वो है रीसेल बाय द सेलर वेयर अ राइट ऑफ रीसेल इज एक्सप्रेसली, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? एक्सप्रेसली रिजर्व्ड। क्या मतलब सर?
बेटा ये एग्रीमेंट में पहले से ही लिखा था। अगर ये एग्रीमेंट में लिखा था इसका मतलब सेलर बिना किसी नोटिस के भी सेल कर सकता है। सोचो, क्या अब नोटिस की जरूरत है? नहीं, बायर को पहले से ही मालूम है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, अगर मैंने प्राइस नहीं दी तो सामने वाला व्यक्ति मेरा इंतजार नहीं करेगा, वो उठा के गुड्स को बेच देगा विदाउट एनी नोटिस ऑफ रीसेल। तो तीसरा, समटाइम्स इट इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन द सेलर एंड द बायर। एक्सप्रेसली वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब लिखित में है, ओरली है, साफ साफ है, एग्रीड है, बिटवीन द सेलर एंड द बायर दैट इन केस द बायर मेक्स अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ प्राइस, अगर उसकी तरफ से कोई गलती हुई, द सेलर विल रीसेल द गुड्स to some other person, to some third party. Okay, in such cases the seller is said to have reserved his rights of resale. अगर आपने एक्सप्रेसली लिख लिया था तो बात ही खत्म हो गई, सेलर के पास शुरू से ही ये राइट था और वो ये राइट यूज करेगा whenever the buyer is in default. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेलर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एनी नोटिस। भैया बताने की जरूरत नहीं है, कोई फोन करने की जरूरत नहीं है, कोई लेटरबाजी करने की जरूरत नहीं है, गुड्स उठाओ बेच दो बिना किसी नोटिस के। नॉट रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस ऑफ रीसेल, इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द डैमेजेस। कोई दिक्कत नहीं है, डैमेजेस रिकवर करे वो। तो तीन अलग अलग केसेस, पहला गुड्स आर पेरिशेबल, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, द बायर नीड नॉट बी इन्फॉर्म ऑफ हिज इंटेंशन ऑफ रीसेल, चलो ठीक है साहब। दूसरा, इफ ही गिव नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल एंड बायर फेल्स विद इन अ रीजनेबल टाइम टू पे और टेंडर द प्राइस, द सेलर क्या करेगा? द सेलर में रीसेल द गुड्स। ऐसे में तीन राइट उसके, पहला डिफरेंस रिकवर करेगा डैमेजेस के तौर पर, रिकवर द डैमेजेस, रिकवर एज डैमेजेस द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस। ओके, अगर सर प्रॉफिट हो गया तो रिटेन द प्रॉफिट इफ द रीसेल प्राइस इज हायर देन ओरिजिनल प्राइस। और थर्ड जो हमारा पॉइंट था वो था, दोनों पार्टीज ने एग्रीड किया है, एक्सप्रेसली एग्रीड बिटवीन द सेलर एंड द बायर that in case of default of the buyer to pay the price the seller may resell the goods। ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर कट उन्होंने लिख रखा है, the seller has reserved his right of resale in case of buyer's default, ये ध्यान रखना। और आखिरी केस में seller is not required to give any notice of resale। तो बॉस 3 बार हमने बात रिपीट की, अपने दिमाग के खोपचे में जरूर गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, बहुत सिंपल सा, विदहोल्डिंग राइट कब आता है? सर नॉर्मली 3 राइट होते हैं गुड्स के खिलाफ, लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट और रीसेल। विदहोल्डिंग तब होता है जब ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। तो क्या करें सर, गुड्स को रोक लो, विदहोल्ड कर लो। बहुत सिंपल सा 2 लाइन, व्हेनेवर द प्रॉपर्टी हैज नॉट पास्ड, 3 राइट तो है ही, ये 4th राइट और आ गया, जब भी प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं हुई है, हैज नॉट पास्ड टू द बायर, अनपेड सेलर इन एडिशन टू दीज राइट्स, इन एडिशन टू दीज रेमेडीज हैज अ राइट टू विदहोल्ड द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ध्यान रखिएगा, सिमिलर टू राइट ऑफ लीन, और इसको इसीलिए क्वासी लीन भी बोला जाता है इस राइट को, कि गुड्स को लीन में लेना, रिटेन करना, यहां भी विदहोल्ड करना, डिलीवरी से मना कर देना, डिलीवरी को रोक देना। क्वासी लीन, लीन के जैसा ही, हम जैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं वैसा ही क्वासी लीन वर्ड यहां यूज किया गया। नेक्स्ट सर, अब हमने गुड्स के अगेंस्ट तो राइट पढ़ लिए, लीन था, स्टॉपेज था, रीसेल था, विदहोल्डिंग भी था अगर प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है तो। पर क्या सिर्फ गुड्स के अगेंस्ट राइट होंगे? ना सर, हमने पढ़ा है कि गुड्स के अलावा सेलर जो है बायर के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकता है। 3 तरह के राइट जो वो बायर के अगेंस्ट यूज कर सकता है वो है सेक्शन 56। 3 एक्शन, 3 राइट जो वो एक्सरसाइज कर सकता है वो है 55, फिर 56 और फिर 61। ये 3 अलग अलग सेक्शन। पहला तो बोलो बायर से क्या मांगे? सर देखो, अपने को तो एक ही चीज चाहिए, वो है प्राइस। अपने को पैसे से मतलब है, पैसा आ जाए ना तो कोई दुख नहीं है अपने को, फिर भले ही वो कुछ भी करे। वेरी गुड। तो पहला केस जो फाइल होगा वो होगा सूट फॉर प्राइस। सेक्शन 55(1) बोलता है, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स हैज पास टू द बायर। ये पहला वर्ड इंपॉर्टेंट है बॉस, हैज पास्ड, मतलब ऑनरशिप चली गई है, किसको? बायर को। और क्या हुआ? बायर रॉन्गफुली, मेन वर्ड क्या है मेरे लिए? रॉन्गफुली नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस। रॉन्गफुली, राइटफुली नहीं, wrongfully refuses or neglect to pay for the goods, उसने मना कर दिया प्राइस देने से, as per the terms of the contract या according to the terms of the contract। सेलर क्या करेगा? may sue him for the price। तो सर 55(1) में where the property in the goods has passed to the buyer, पहली लाइन, and buyer wrongfully neglects or refuses to pay for the goods as per the terms of the agreement या terms of the contract, the seller may sue him। ऐसा भी लिख दोगे चलेगा। सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 बोलता है, अभी प्रॉपर्टी पास ऑन हो गई थी, उल्टा भी तो हो सकता है। मान लो कोई फिक्स्ड डेट थी जिस पर पैसा आने वाला था और प्राइस नहीं आई, पैसा नहीं आया, अभी हो सकता है प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं हुई। तो सेकंड केस, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल
द प्राइस इज पेबल ऑन अ डे इररिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी से कोई सेंस नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से प्राइस आ जानी चाहिए थी किसी पर्टिकुलर डे, किसी सर्टन डे, किसी निश्चित दिन, चाहे डिलीवरी हुई हो या नहीं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, पहली लाइन वही सेम, प्राइस इज पेबल ऑन अ सर्टन डे इररिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी हुई हो या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बायर ने फिर वही गलती की, रॉन्गफुली नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू पे द प्राइस। तो सर वापस से 3 लाइन यहां क्या थी 55(1) की, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये पहली लाइन, द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैव बीन पास टू द बायर एंड बायर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस और नेग्लेक्ट्स टू पे एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, द सेलर में स्यू him for the price। 55(2) बोलता है where under a contract of sale the price is payable on a day certain irrespective of delivery, ये ध्यान रखना, and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay the price, the seller may sue him for the price, although सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, प्रॉपर्टी भले ही पास नहीं हुई हो, प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास्ड, ये ध्यान रखना, इतना भी लिख दोगे चलेगा। सेकंड राइट जो बायर के अगेंस्ट मेरा होगा वो होगा सूट फॉर डैमेजेस। जब भी उसने नॉन एक्सेप्टेंस किया, उसने गुड्स एक्सेप्ट नहीं किए और मुझे नुकसान हुआ, आई विल फाइल अ सूट फॉर डैमेजेस वेयर द बायर रॉन्गफुली, अगेन सेम वर्ड, रॉन्गफुली नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू पे फॉर द प्राइस। क्या होगा सर, द सेलर में स्यू हिम फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। उसने भाई मेरे गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया या कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया, इसलिए मैं उस पर केस फाइल कर सकता हूं और डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं। बहुत सिंपल सी 2 लाइन, सेक्शन 56 की है। नेक्स्ट और आखिरी, सूट फॉर इंटरेस्ट। क्या मैं बायर से प्राइस लेट होने पर, प्राइस का डिले होने पर मैं प्राइस के अलावा क्या ब्याज भी मांगूंगा? यार अपन तो सब सीए वाले स्टूडेंट हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, अपने को साला मूल से ज्यादा तो ब्याज में इंटरेस्ट होता है, अब ब्याज तो चाहिए। अब क्या करें, क्या यहां पर हम इंटरेस्ट क्लेम कर पाएंगे बायर से? चलिए देखते हैं। पहला केस, व्हेन देयर इज अ स्पेसिफिक एग्रीमेंट। वर्ड क्या है बॉस, वर्ड क्या है, वर्ड बोलो, व्हेन देयर इज अ स्पेसिफिक एग्रीमेंट, बहुत स्पेसिफिकली एग्रीमेंट हुआ किस किस के बीच में, बिटवीन द सेलर एंड द बायर, किस बारे में, एज टू इंटरेस्ट, किस चीज पे सर, इंटरेस्ट का फार्मूला। अगर 7th में आपने टीचर को और क्लास में ध्यान दिया हो तो इंटरेस्ट का फार्मूला वहीं से आपने सीख लिया होगा, P इंटू आर इंटू टी, और यहां प्रिंसिपल होगा हमारी प्राइस। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स फ्रॉम द डेट, कब से, ऑन विच पेमेंट बिकम्स ड्यू, जब से पेमेंट ड्यू हुआ तब से ब्याज कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए वापस से, पहली बात क्या होना चाहिए सर, स्पेसिफिक एग्रीमेंट किस बारे में सर, बिटवीन द सेलर एंड बायर, किस बारे में सर, एज टू इंटरेस्ट, किस पर सर, ऑन द प्राइस, किसकी सर, गुड्स की, कब से, फ्रॉम द डेट ऑन विच पेमेंट बिकम्स ड्यू। तो ये हो गया आपका टाइम शुरू, टी इज फॉर टाइम, ये हो गया आपका टाइम शुरू कि जब से वो ड्यू हुआ, द सेलर में रिकवर द इंटरेस्ट फ्रॉम द बायर। सिंपल सी लाइन। अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ हो तो क्या करेंगे आप, व्हेन देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट सर, अब क्या करें, देखो द सेलर में क्या कर सकता है, द सेलर में क्या करे सर, अब सेलर ने कोई एग्रीमेंट तो किया नहीं था, इसके बावजूद वो क्या कर सकता है, द सेलर में, हम बोल रहे हैं द सेलर में मतलब उसके पास पावर तो है, मे चार्ज इंटरेस्ट ऑन द प्राइस व्हेन इट बिकम्स ड्यू, पर कब से, चूंकि ये एग्रीमेंट में पहले से नहीं लिखा था तो आपको बायर को ये इंफॉर्म करना पड़ेगा, तो इसीलिए क्या लिखा, एज ही में नोटिफाई टू द बायर, किस तारीख से ब्याज मिलेगा वो आपको बायर को बताना पड़ेगा। एग्रीमेंट में लिखा था जैसे ही ड्यू हुआ वहां से ब्याज कैलकुलेशन शुरू, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ड्यू डेट। अगर नहीं लिखा था तो सेलर विल सेंड अ नोटिस, विल नोटिफाई द बायर कि देखो तुमने प्राइस तो दिया नहीं है, अगर 10 दिनों इंतजार कर लेता हूं, वरना 11th डे से मैं आपसे इंटरेस्ट लेना शुरू कर दूंगा। तो ध्यान रखना, व्हेन देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट टू दिस इफेक्ट, द सेलर में लिखा है, में मतलब कर सकता है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स, कब से, When it becomes due from such date, जो आपने बायर को बताई उस तारीख से आपको मिलेगा। तो आखिरी वर्ड from such date as he may notify to the buyer, ये बात ध्यान रखिएगा। कभी कभी कुछ केसेस में इन द अब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, शायद कोर्ट में अल्सो अवार्ड, जब आप कोर्ट में डैमेजेस मांगने जाओगे तो हो सकता है आप बोलो सर वो ब्याज भी दिलवा दो, कोर्ट से ऐसा आप डिमांड करो, द कोर्ट में अवार्ड सम इंटरेस्ट टू द सेलर इन अ सूट बाय हिम एट सच रेट एज द कोर्ट थिंक्स फिट। बस इतनी सी बात लिखना है, 2 वर्ड यूज करना है आपको, कोर्ट में अवार्ड, शायद कर दे कोर्ट, एट सच रेट एज इट थिंक्स फिट, किस पे सर निकलेगा, तो प्राइस पे ही, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस इतनी सी बात और लिख देना, कब से, जब से प्राइस पेएबल हो गई थी, व्हेन द प्राइस बिकम्स ड्यू, और फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्राइस बिकम्स ड्यू। बहुत सिंपल सी 3 अलग अलग राइट सेक्शन 55, 55, 56 और 61। पहला, सर प्राइस मांगो उससे, प्राइस कैसे मांगे, प्रॉपर्टी इज पास्ड, बायर wrongfully neglects, refuses, may sue him for the price। सेकंड केस,
वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्राइस इज पेबल ऑन अ सर्टेन डे इररिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी, बायर wrongfully neglects केस करो ऑल्दो द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर। ओके सर, सूट फॉर डैमेजेस, आप बहुत सिंपल लाइन लिखना, अगर उसने wrongfully neglect या रिफ्यूज किया, द सेलर में sue him for non acceptance, द सेलर में sue him for damages for non acceptance, और आखिरी suit for interest। दो अलग अलग बातें सर, स्पेसिफिक एग्रीमेंट है, स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है। अगर है तो आप इंटरेस्ट मांगो, एग्रीमेंट ऑलरेडी है, स्पेसिफिक है, बिटवीन द बायर सेलर है, एस टू इंटरेस्ट है, ऑन द प्राइस है, ये भी क्लियर है। कब से? व्हेन द प्राइस बिकम्स ड्यू। इफ देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट तो सेलर क्या करेगा? सर सेलर जो है मे चार्ज इंटरेस्ट ऑन द प्राइस व्हेन इट बिकम्स ड्यू फ्रॉम सच डेट एज ही में नोटिफाई, मेन वर्ड फ्रॉम सच डेट, उस तारीख से, एज ही में नोटिफाई टू द बायर, जो बायर को हमने बता दी। एंड द कोर्ट में ऑल्सो अवार्ड्स इंटरेस्ट टू द सेलर ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स व्हेन द प्राइस बिकम्स पेएबल। ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। ये तीन राइट जो आपको बायर के खिलाफ थे, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। 2-2 3-3 लाइन चलेगा, कुछ कम करना हो कम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, कब माना जाएगा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? सेलर की तरफ से। अच्छा सर, अभी तक हम सेलर के राइट्स पढ़ रहे थे। हाँ, अब किसको राइट देना है? एक पार्टी को ही दें, दूसरी को नहीं दें, गलत हो जाएगा। लॉ हमेशा दोनों के साथ न्याय करता है, इसीलिए अभी सारे राइट्स आपने सेलर के पढ़े, अब किसके पढ़ना है? सर बायर के भी तो राइट्स होंगे। हो सकता है एक सेल के कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच जो है सेलर की तरफ से हो। तो पहला क्वेश्चन सर, कब माना जाएगा कि सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, सेलर ने कट्टी कर ली, सेलर ने ब्रेकअप कर लिया? तीनों केसेस तुमको पहले से ही मालूम है बॉस। पहला, सेलर ने क्या करा? सर गुड्स ही नहीं दिए। ओ, गुड्स ही नहीं दिए तो बात ही खत्म हो गई। दूसरा क्या करा? सर कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ के रेपुडिएट कर दिया। ओके। तीसरा क्या करा? सर गुड्स तो दिए पर पट्टे ने गुड्स कुछ और दे दिए, मांगा कुछ और था, दिया कुछ और, मांग वो भिंडी रहता पकड़ा आलू दिए, ऐसी वाली बात। तो 3 अलग अलग केसेस। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द सेलर कब होगा? पहला, वेयर ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द सेलर ऑकर्स, ये वर्ड आप लेना चाहो तो अच्छा वर्ड है, हैपन अच्छा वर्ड नहीं है। बाय द सेलर ऑकर्स व्हेन ही, पहला, फेल्स टू डिलीवर द गुड्स, कौन से वाले? एट द टाइम और इन द मैनर प्रिस्क्राइब, जो टाइम फिक्स किया था या जिस तरह से देना था वो गुड्स नहीं दिए, फेल टू डिलीवर द गुड्स। दूसरा, रेपुडिएट डायरेक्टली। तीसरा, डिलीवर नॉन कंफर्मिंग गुड्स, कुछ और दे दिए, मांगा कुछ और था, दे कुछ और रहे, और बायर ने क्या करा? बायर रिजेक्ट्स एंड रिवोक्स द एक्सेप्टेंस। तो 3 अलग अलग केसेस भैया। पहला, फेल्स टू डिलीवर द गुड्स एट द टाइम और इन द मैनर प्रिस्क्राइब। दूसरा, रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा, डिलीवर नॉन कंफर्मिंग गुड्स एंड बायर रिजेक्ट्स एंड रिवोक एक्सेप्टेंस। ये 3 केसेस में माना जाएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेलर की तरफ से। तो सर अब किसको अधिकार चाहिए? तो दोस्त अब अधिकार चाहिए अपने बायर को, अपने परचेजर को, अपने खरीदार को। उसका भी थोड़ा सा ध्यान रख लो, बायर के पास क्या क्या राइट्स हैं अगेंस्ट दी सेलर। सर जब बायर के राइट्स पढ़ोगे तो क्या बोलना शुरू करोगे? सर वहां बोलते थे बायर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट्स, तो यहाँ क्या बोलोगे? सेलर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस और नेग्लेक्ट्स। वहां था टू बाय द गुड्स, तो यहाँ क्या बोलोगे? टू डिलीवर द गुड्स। वहां बोला था रिफ्यूजेस और नेग्लेक्ट्स टू पे द प्राइस, यहां क्या बोलोगे? रिफ्यूजेस और नेग्लेक्ट्स टू डिलीवर द गुड्स। तो चलो अपना हर सेंटेंस ही शुरू होगा। पहली रेमेडी जो बायर के पास है वो है डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, बायर को गुड्स की डिलीवरी ही नहीं मिली। सेक्शन नंबर है अपना 57। क्या बोलोगे? सर हमको मालूम है, वेयर द सेलर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस और नेग्लेक्ट्स टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, ये तो मन से लिख देंगे। वेरी गुड। क्या करोगे? द बायर में sue द सेलर फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। ऊपर बढ़ा था आपने, सेलर का अधिकार था डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, यहां है डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। सेकंड केस 57 के बाद है वो है सेक्शन 58 जो बोलता है कभी कभी बायर जो है डैमेजेस की जगह स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है। और सर मालिक मेरे आप पढ़ चुके हो, दोस्त आपको ध्यान होगा, हम पढ़ चुके हैं कि कभी कभी डैमेजेस की जगह कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी डिमांड कर सकता है। ये है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। वेयर द सेलर कमिट्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द बायर कैन, क्या कर सकता है? बायर स्पेसिफिकली डैमेजेस की जगह वो मांग रहा है, कैन अपील टू द कोर्ट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और आपको याद होगा दोस्त, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट डिसाइड करती है कि देना है या नहीं देना। आपने मांग लिया, कोर्ट ने दे दिया, ये कोई मम्मी पापा का आशीर्वाद नहीं है कि आपने मांगा और कोर्ट ने दे दिया, वहां मिल जाता है। ये कोई गुरु का आशीर्वाद नहीं है कि आप नहीं भी मांगोगे तो मेरी तरफ से आपको आशीर्वाद ही निकलेगा, आपके लिए बेस्ट विशेज ही निकलेंगी। यहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट से मांगना पड़ेगा और कोर्ट विल डिसाइड कि बायर जो अपील कर रहा है, बायर जो मांग रहा है वो दिया जाए या नहीं। तो कोर्ट कब डिसाइड करेगी? सर कोर्ट तभी डिसाइड कर सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे यदि गुड्स कैसे हैं, गुड्स हैं स्पेसिफिक और असर्टन, क्योंकि तभी तो कोर्ट बोलेगी चलो चलो गुड्स दो, वो स्पेसिफिक गुड्स है ना, आइडेंटिफाई थे ना, चलो दे दो, खत्म करो मामला। तो कभी कभी कुछ केसेस में बायर में अपील टू द कोर्ट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इन द कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ओनली। ये तभी हो पाएगा जब
गुड्स कैसे हों, ओनली व्हेन गुड्स आर असर्टेन्ड और स्पेसिफिक। ये था आपका सेक्शन 58। और दोस्तों नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 59, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। कोई वारंटी टूट गई भैया, आपने भी पढ़ा है, एक्सप्रेस भी होती है और इम्प्लाइड भी होती है। इम्प्लाइड में क्वाइट पोजीशन आपने पढ़ा है, फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस आपने पढ़ा है, आपको कोई डैमेजेस। तो इस केस में जब ब्रीच ऑफ वारंटी होगी ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर, ये मेरा मेन वर्ड है, ब्रीच किसकी तरफ से हुआ सर, ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर, ये है मेरा वर्ड, ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर। और वेयर बायर इलेक्ट्स, बायर ने क्या करा, टू ट्रीट द breach of condition as breach of warranty, treat the breach of condition as breach of warranty, ये आपने पढ़ा था, बायर का राइट है कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर सकता है। तो सेकंड केस, पहला था ब्रीच ऑफ वारंटी डायरेक्टली बाय द सेलर, दूसरा है वेयर द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी, द बायर इज नॉट एंटाइटल्ड टू, क्या लिख रहे हैं वारंटी में, सर वारंटी में कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं होता। वेरी गुड, आपको याद है अभी भी, बहुत बढ़िया। वारंटी के केस में आप सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हो, वारंटी में आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल या रेपुडिएट नहीं कर सकते। इसका मतलब बायर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी। वारंटी में गुड्स रिजेक्ट नहीं होते, बट क्या क्या कर सकते हो फिर, गुड्स तो वापस नहीं कर सकता सर बायर, तो फिर राइट क्या है, उसका राइट है पहला, ही मे स्यू फॉर डैमेजेस। वारंटी टूटी है, क्या करे सर, वारंटी टूटी है तो हम बिल्कुल डैमेजेस तो मांगेंगे, क्योंकि ब्रीच ऑफ कंडीशन का केस होता तो हम कैंसिल भी कर देते। और दूसरा केस मैंने पहले आपको सेकंड पढ़ाया, पर मेरे हिसाब से ये इजी था, फॉर डैमेजेस वाली बात आप हमेशा लिख के आओगे। दूसरा, द बायर में सेट अप अगेंस्ट द सेलर द ब्रीच ऑफ वारंटी इन केस देयर इज सम रिडक्शन और एक्सटिंक्शन और डिमिनिशन ऑफ द प्राइस। मतलब सर पहले केस में वारंटी टूटी, आप डैमेजेस मांग लो, दूसरे केस में भी हम मांग डैमेजेस ही रहे हैं, पर उसको लिखा कैसे, उसको लिखा द बायर में सेट अप अगेंस्ट द सेलर, सेलर के अगेंस्ट क्या प्रूव करूंगा, दैट देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, और उस वारंटी के ब्रीच में देयर इज सम डिमिनेशन, वैल्यू जो है गिरी है, रिड्यूस हुई है, एक्सटिंक्ट हुई है प्राइस की, मुझे उसका यहां पर फॉलो अप चाहिए, मुझे उसका यहां पर कंपनसेशन चाहिए। ये दो राइट्स आपको सेलर को, ये दो राइट्स सेलर के अगेंस्ट एक बायर यूज करेगा। तो चलिए कौन कौन से राइट आपने पढ़े, पहला डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, वहां था डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस सेक्शन 57, फिर है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, द बायर कैन अपील, द कोर्ट में डिसाइड ओनली इफ द गुड्स आर असर्टेन्ड और स्पेसिफिक। तीसरा सर ब्रीच ऑफ वारंटी, दो केसेस हो सकते हैं, ऑन द पार्ट ऑफ सेलर या वारंटी ब्रीच हुई है, और द बायर हैज इलेक्टेड टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी, द बायर में, नहीं सर, द बायर इज नॉट एंटाइटल्ड टू, ये बोलना है, द बायर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स, वो क्या कर सकता है, बट ही में, पहला मे फाइल अ सूट फॉर द डैमेजेस अगेंस्ट द सेलर फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, ओके सर। दूसरा मे सेट अप अगेंस्ट द सेलर क्या, द ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिम्यूनिशन और एक्सटिंक्शन ऑफ प्राइस, अगर ये लिखा है ऐसे आपके पेड़ छूलेगा मजेदार तरीके से। नेक्स्ट आखिरी सेक्शन हमारा है वो है सेक्शन 60, जिसमें बोला गया रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया सेलर ने। ब्रीच में हमने दो तरह की ब्रीच पढ़ी थी, पहला एक्चुअल और दूसरा एंटीसिपेटरी, मतलब एक ड्यू डेट पे होता है और एक बिफोर ड्यू डेट होता है। तो बॉस क्या हुआ, सेलर ने ड्यू डेट से पहले ही बायर को फोन किया, ओ सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू डिलीवर द गुड्स, दिस इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरा सेक्शन 60 का यही टाइटल है, देखिए ध्यान से, रेपुडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट मींस इट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या करेगा, वैसे तो ये एंटीसिपेटरी ब्रीच बायर भी कर सकता है और सेलर भी, किसी सेलर ही करेगा, नहीं सर दोनों पार्टी कर सकती है, कोई लिखा थोड़ी नहीं है सेलर के माथे पे कि सेलर ही करेगा। वेरी गुड, इसका मतलब सेक्शन 60 दोनों पार्टीज के ऊपर इक्वली लगाया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने बोला वेयर आइदर पार्टी, आइदर मतलब सेलर और बायर, आइदर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रही है, फॉर सेल, वेयर आइदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट मींस बायर सेलर दोनों की तरफ से क्या हुआ, रेपुडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से किसी ने भी अगर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट किया, कब, बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, इंपॉर्टेंट वर्ड, बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, तो क्या होगा सर, याद करो, आपको याद है ये सब, एंटीसिपेटरी ब्रीच में दो ऑप्शन होते हैं, पहला ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड, यस सर, और दूसरा ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज अलाइव, ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिंग, ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज टाइगर जिंदा है, कॉन्ट्रैक्ट जिंदा है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो देखो यही दो लाइन लिखिए, क्या, द अदर पार्टी, सेलर ने ब्रीच किया बायर ने ब्रीच किया सेलर, द अदर पार्टी में आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज सब्सिस्टिंग, क्या वर्ड है, अलाइव, कंटिन्यूइंग, ऑपरेटिंग टिल द डेट ऑफ डिलीवरी, अभी ब्रीच मत ट्रीट करो, और दूसरा
दूसरा ऑप्शन और क्या है, ही मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइडेड एंड स्यू फॉर डैमेजेस। ये सर तो ये तो पढ़ा हुआ हमारा, तो लिख देना मन से, जब पढ़ा हुआ तो फिर मेरे को क्यों घूर रहे हो इतना तेजी से। बोलो भैया, हो गए 3 सेक्शन अलग अलग हमारे, कौन कौन से, 57, 58, 59 और 60। 60 आपको पहले से ही आता है। 57 आप मन से लिख सकते हो, डिलीवरी डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, पढ़ना सी बीच का दो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लिख देंगे, कोर्ट में अपील करेगा, कोर्ट देख लेगी, वेरी गुड। अब बचा 59। 59 में ब्रीच ऑफ वारंटी के 2 केसेस, या तो सेलर के पार्ट पे हुई है या बायर ने ट्रीट किया कंडीशन को वारंटी, लिख दोगे। यस सर, ये थे मेरे दोस्त 4 राइट्स जो कि हमने बायर को दिए सेलर के अगेंस्ट। बोलो लल्ला, आया समझ में। तो अब हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, तो दोस्तों राइट्स ऑफ बायर के बाद आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत फेवरेट है किसी भी पेपर सेटर का, वो है ऑक्शन सेल। सर ऑक्शन सेल पे आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, ऑक्शन सेल पे आपको लिखने को आ सकता है 6 मार्क्स के अंदर। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये याद होना चाहिए। सर क्या होती है ऑक्शन सेल? बहुत सिंपल लॉजिक है, आप किसी को बिडिंग के लिए बुला रहे हो, आप पेपर में ऐड देते हो कि हमको ये पर्टिकुलर गुड्स बेचना है, जिस जिसकी इच्छा हो आके खरीदे। तो पहली बात, आपका पेपर का एड ऑफर है कि इन्विटेशन टू ऑफर। सर इन्विटेशन टू ऑफर, वेरी गुड। चलो अब जो लोग बिडिंग करने आएंगे वो आपको क्या देंगे? सर वो लोग ऑफर देंगे, और मैं क्या करूंगा? सर मैं या मेरा कोई एजेंट हैमरिंग करके उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। दिस इज ऑल अबाउट ऑक्शन। ऑक्शन सेल, इट इज अ मोड ऑफ सेलिंग द प्रॉपर्टी बाय इनवाइटिंग द बिड्स। बिड्स बुलवाओ, बोलियां बोलते हैं हिंदी में इसको, है ना। आप नीलामी कर रहे हो, बेसिकली ऑक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे? नीलामी करना। तो आप नीलामी के लिए लोगों को बुला रहे हो, इनवाइट कर रहे हो कि बिड पब्लिकली एंड द प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा। हाईएस्ट बिडर को जब गुड्स जाएंगे तो कैसे ये नीलामी होगी मालिक? सुनो, मुझे मान लो मेरा घर बेचना है, मैं किसी ऑक्शनर के पास जाऊंगा, वो मेरा एजेंट हो जाएगा। एजेंट मेरे बिहाफ पे बोलियां इनवाइट करेगा, वही बिडिंग की पूरी प्रोसेस करेगा, वो कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन मुझसे रखेगा, और बीडर वो होगा जो हाईएस्ट प्राइस, और ऑनर वो होगा जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा, सबसे हाईएस्ट बिडिंग करेगा। तो लाइए ऑक्शन सेल में क्या क्या लिखना है। सबसे पहले इट इज अ मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या लिखना है? इट इज अ मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी। कैसे? बाय इनवाइटिंग द बिड्स पब्लिकली एंड द प्रॉपर्टी सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। इसके बाद ऑक्शनर इज एन एजेंट गवर्न बाय लॉ ऑफ एजेंसी। वो मेरा एजेंट होगा ऑक्शनर, जिसको मैंने अपॉइंट किया। व्हेन ही सेल्स ही इज ओनली द एजेंट ऑफ द सेलर। वो मेरा एजेंट है, प्रिंसिपल मैं ही हूं, मेरे गुड्स हैं, मेरी ऑनरशिप है, वो सिर्फ मुझे उसको सेल करवाने में हेल्प कर रहा है। ही इज ओनली द एजेंट ऑफ द सेलर। ही में हाउएवर सेल हिज ऑन प्रॉपर्टी। हाँ, बोली के दौरान, ऑक्शन के दौरान वो चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को भी बेचना चाहे तो बेचे भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। एज द प्रिंसिपल, कैसे बेचेगा? खुद की प्रॉपर्टी है सर, एज द प्रिंसिपल। मेरी प्रॉपर्टी है सर, एज एन एजेंट। दोनों बातों में अंतर आएगा। खुद का आप कोई सामान बेचते हो तो एज अ प्रिंसिपल ही उसको सेल करते हो, किसी और का गुड्स बेचते हो तो एज एन एजेंट आप उसको सेल करते हो। तो वो चाहे तो ये बात कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो जरूरी नहीं है कि ये फैक्ट डिस्क्लोज करे। वो ये नहीं बताएगा कि ये गुड्स मेरे हैं, ये पहला गुड्स सेल हुआ, ये दूसरा गुड्स सेल हुआ, तीसरा गुड्स उसने अपना खुद का रख दिया। तो सर क्या क्या रूल्स होंगे एक ऑक्शन के लिए? वो है सेक्शन 64 में हमको दिए हुए, किन रूल्स को फॉलो करते हुए ऑक्शन होगी। चलिए साहब, सबसे पहला रूल जो हमारे पास है वो, अगर गुड्स लॉट्स में सेल हुए। सर ये लॉट्स क्या होते हैं? मान लो मेरे को गुड्स 3 हिस्सों 4 हिस्सों में बेचने हैं, 4 अलग अलग लॉट बना दिए। जैसे पहला फर्नीचर, दूसरा यूटेंसिल्स, तीसरा ज्वेलरी, फोर्थ कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स या क्लोथ्स, फिफ्थ हाउस। ऐसे मैंने अलग अलग लॉट बना दिए। तो क्या एक ही बार में सबकी बोली लग जाएगी, सबकी बिडिंग हो जाएगी? ना 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 सर, ऐसा नहीं होगा। व्हेन द गुड्स आर पुट अप फॉर सेल इन लॉट्स, ये ज्वेलरी का लॉट, यूटेंसिल का लॉट, कार का लॉट, सब अलग अलग लॉट्स हैं अगर, तो हर लॉट को अलग माना जाएगा, सबकी एक साथ बिडिंग नहीं होती, ये आप भी जानते हैं। तो लाइन क्या यूज होगी? ईच लॉट इज प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी मतलब प्रथम दृष्टया, एट द फर्स्ट साइट। हम नॉर्मली यही मानते हैं कि हर एक लॉट अलग अलग सेल होगा। तो ईच लॉट इज प्राइमा फेसिली डीम्ड टू बी अ सब्जेक्ट फॉर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। हर एक की बिडिंग अलग अलग होगी लल्ला। ऐसा नहीं होगा कि ये सब पड़ा हुआ है, सबकी वैल्यू 10 करोड़ है, किसी ने 1 करोड़ में सब खरीद लिया, ऐसा नहीं होगा। ऑक्शनर जो है, एजेंट जो है, बहुत क्लियर बोलता है, चलिए अब ज्वेलरी की बोली शुरू करते हैं, बहुत क्लियर बोलता है। तो ईच लॉट इज प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी अ सब्जेक्ट ऑफ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल व्हेन द गुड्स आर सोल्ड इन एन ऑक्शन इन लॉट्स। ये ध्यान रखिएगा, पुट अप वर्ड अगर यूज हो जाए तो मजा ही आ जाएगा लल्ला।
गुड्स आर पुट अप, अगर ये वर्ड यूज कर लोगे तो बहुत आनंद आ जाएगा। चलिए दूसरा, सर कंप्लीशन कब होगा? मैंने दिया पेपर मेड, वो था इन्विटेशन टू ऑफर, आप आए बिडिंग करने, ये है ऑफर। सर कंप्लीट कब होगा? अगर किसी ने हाईएस्ट बीट की, जैसे कि सपोज ये बोली लगना शुरू हुई, देखो ये सब बैठे हुए हैं यहाँ पे लोग, ये है अपना एजेंट, एजेंट है अपनी सपना। सर ये लग तो आदमी जैसा रहा है, हाँ आजकल ऐसे ही है यार, अधिकतर आदमी औरत बन रहे हैं आजकल तो एजेंट सपना ऑक्शन करवा रही है ज्वेलरी की, ये सब लोग बीडर्स हैं, ये सभी लोग बीडर्स हैं। बोली शुरू हुई साहब, सबसे पहले व्यक्ति ने बोला, बोली शुरू हुई, सबसे पहले व्यक्ति ने बोला, ध्यान से सुनना, 1 रुपया। सपना बोल रही क्या पागल हो गया क्या, ज्वेलरी 1 करोड़ की है, क्या कर रहा है ये, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। मतलब पहली कंडीशन, क्या जो प्रिंसिपल और एजेंट हैं वो इस बीड में एक मिनिमम रिजर्व प्राइस सेट कर सकते हैं? यस सर। क्या मतलब? अरे ये 6-7 लोग आए बोली लगाने, ये तो क्या करेंगे, 1 करोड़ की चीज आपस में क्या करेंगे, आपस में ये कार्टेल बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे और बोलेंगे अपन इस सेल को है ना 10 रुपये में खत्म करेंगे। कैसे? एक जना 1 रुपया बोल देगा तो दूसरा 2 रुपया बोल देगा तो तीसरा 3 रुपया बोल देगा तो चौथा 5 रुपया बोल देगा तो छठा 10 रुपया बोल के बोली खत्म कर देगा। सपना देखती रह जाएगी। तो सपना क्या करेगी, एजेंट क्या करेगा, प्रिंसिपल क्या करेगा, उस बीड में एक मिनिमम बिडिंग प्राइस सेट होगी कि इससे नीचे की बोली स्टार्ट ही नहीं होगी। सपोज सपना ने उस 1 करोड़ की ज्वेलरी के लिए 1 करोड़ रुपए मिनिमम बोली रखी, इससे ही बिडिंग शुरू होगी, इससे नीचे आप नहीं जाओगे। दिस इज कॉल्ड अ रिजर्व प्राइस, दिस इज कॉल्ड अपसेट प्राइस, कि इसके नीचे बिडिंग नहीं होगी। ये भी आप ध्यान रखना। बिडिंग शुरू हुई, पहले व्यक्ति ने बोला 1 करोड़ 5 लाख, ओके। दूसरे ने बोला 1 करोड़ 11 लाख, ओके। तीसरे ने बोला 2 करोड़, अब सब चुप हो गए, डबल हो गया भाव। सपना ने बोला 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2, 2 करोड़ 3 और हैमर मारकर उसने ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट कर ली। दिस इज एन टेसिट, याद करो, दिस इज अ टेसिट, टेसिट टेसिट याद आ रहा है, टेसिट याद आ रहा है, दिस इज अ टेसिट एक्सेप्टेंस, याद करो हमने पढ़ा था फॉल ऑफ हैमर को टेसिट साइलेंट एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। तो क्वेश्चन था सर, एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कब होगा? पहला, when the auctioneer announces its completion, ऑक्शनर जो है सपना अनाउंस करे, कैसे? either by fall of hammer। दूसरा कोई तरीका हो सकता है सर, जैसे कि मान लो इन्होंने डिसाइड किया था कि जिसकी भी हाईएस्ट बिड होगी सपना उसको जाके गाल पे एक चाटा देगी, तो माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस है। एनी अदर कस्टमरी मैनर, वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, जो ये डिसाइड करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो दोनों वर्ड, फॉल ऑफ हैमर हम हमेशा देखते आ रहे हैं, एनी अदर कस्टमर मैनर, ये चलता रहेगा। एंड अंटिल सच अनाउंसमेंट इज मेड, ध्यान से सुनना। सपना ने बोला 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2, 2 करोड़ 3 बोलते से एक्सेप्टेंस होती है। इसका मतलब बताओ, बेसिक्स पे आओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के, क्या 2 करोड़ तीसरी बार बोलने से पहले ये बीडर अपनी बीड वापस ले सकता है? क्या ये ऑफरर अपना ऑफर वापस ले सकता है? यस सर। एंड अंटिल सच अनाउंसमेंट इज मेड, एनी बीडर में रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज बीड, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑफरर, कोई भी बीडर अपना ऑफर, अपनी बीड वापस ले सकता है। तो ध्यान रखना, कंप्लीशन हैमर से होती है या किसी और कस्टमरी मैनर से, उससे पहले आप अपनी बिड ले सकते हो। थर्ड पॉइंट हम देख चुके हैं, राइट टू बिड में भी नहीं, थर्ड नहीं, पहले ई देखते हैं। पहले हम देख रहे हैं एक नेक्स्ट पॉइंट, वो है रिजर्व्ड प्राइस का। ई पॉइंट है हमारे पास, सेल में भी नोटिफाइड, आप नोटिफाई करो, एग्री, आप नोटिस दो पेपर में ऐड के साथ या अनाउंस करो कि ये जो सेल है ना, इट विल बी सब्जेक्ट टू अ रिजर्व और अपसेट प्राइस। इसमें 1 करोड़ से नीचे की बोली शुरू नहीं होगी, वरना यार चलते फिरते कोई भी पहुंच जाएंगे, नए नए लड़के पहुंच जाएंगे 18-19 साल के, बोले हम मेजर हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, बोली लगाना शुरू कर देंगे। 1 करोड़ की बोली 1 रुपये से शुरू करेंगे, बोले पापा ने पॉकेट मनी 100 रुपये दिए, तो 100 से ऊपर तो नहीं जाएंगे, तो क्या बोली बिडिंग इतनी नीचे से शुरू करें ना। तो रिजर्व प्राइस या अपसेट प्राइस सेल में नोटिफाई की जा सकती है। नेक्स्ट, एक और खास बात, क्या कई बार इस गुड्स की सेल प्राइस बढ़ाने के लिए, बिडिंग प्राइस बढ़ाने के लिए, क्या कोई व्यक्ति बीच में ऐसा बैठा सकता हूं मैं इन सबके बिडर्स के बीच में, जो जानबूझ के सुरसुरी छोड़े, काड़ी करे कि 1 रुपया और बढ़ा दो तो बिडिंग बढ़ती चली जाए? कैसे? ये है अपना, ये है मिस्टर कंपाउंडर। अच्छा, नाम ही कंपाउंडर है, हाँ यार क्या करें, नाम इनने ऐसा ही रख लिया, ओके। अब क्या करा, देखो सपना एजेंट है, ये मेरे गुड्स बेच रही है, सीए चेतन मंत्री के गुड्स सेल कर रही है, ओके सर। मैंने क्या करा, ध्यान से सुनना, मैंने मिस्टर कंपाउंडर को बिठाया वहाँ पर, वो मेरा ही एजेंट है, मेरा ही व्यक्ति है, मुझे ही रिप्रेजेंट करता है, पर यह बात बाकी सबको मालूम नहीं है। वो एक नॉर्मल बिडर की तरह भीड़ के बीच में जाके बैठ गया, और करना क्या है उसको कुछ नहीं करना है,
जैसे ही पहला व्यक्ति बोले 1 करोड़ 1 लाख, तो उसको धीरे से बोलना है 1 करोड़ 2 लाख, मतलब सिर्फ प्राइस बढ़ाने के लिए प्रिटेंडेड बिडिंग करवाना है उससे मुझे, धीरे धीरे प्राइस बढ़ती है। कोई बोले 1 करोड़ 10 लाख, तो धीरे से बोल देगा 1 करोड़ 11 लाख, उससे क्या होगा, प्राइस बढ़ती चली जाएगी। अब ये कहलाती है प्रिटेंडेड बिडिंग, जिसमें बिडिंग बढ़ती चली जाती है और ये बात बायर को मालूम नहीं है। अगर ये बात बायर को मालूम पड़ी तो ये केस फ्रॉड का हो जाएगा, क्योंकि मिस्टर कंपाउंडर मुझे रिप्रेजेंट करता है, ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई, तो ये झूठ हो गया, फ्रॉड हो गया। तो देखो क्या लिखा है, इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ, क्या वर्ड यूज करना है आपको, मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस, टू रेज द प्राइस, प्राइस बढ़ा रहे हो आप, द सेल इज वॉइडेबल, फ्रॉडुलेंट केस हो गया ना, इसलिए सेल वॉइडेबल हो जाएगी। ये 2 पॉइंट जरूर लिख के आना है आपको, ई वाला और एफ वाला, ए और बी जरूर लिख के आने हैं ऑप्शन के जब भी रूल्स आए। अब बचे अपने पास सी और डी। सी में और क्या खास बात है, देखो बहुत सिंपल है। अभी हम बात कर रहे थे मिस्टर कंपाउंडर की, मैं चाहूं तो बिडर्स को बता सकता हूं कि मेरे बिहाफ पे भी कोई व्यक्ति इसमें बोली लगाने बैठेगा, बिडिंग करने बैठेगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं क्लियरली सबको बताऊंगा ये मुझे ही रिप्रेजेंट करता है भैया, ये खुद भी इन गुड्स के लिए मेरे ही बिहाफ पे बिडिंग कर रहा है। अब कोई फ्रॉड है नहीं, अब सबको मालूम है कि ये मेरा एजेंट है जो बिडिंग भी कर रहा है। तो देखो क्या लिखा है, राइट टू बीड मे बी रिजर्व्ड, तो देखो क्या लिखा है, राइट टू बीड मे बी रिजर्व्ड एक्सप्रेसली, बहुत बढ़िया। अगर साफ साफ बोल के करो तो कौन करेगा सर, सेलर, सेलर, सेलर चाहे तो राइट रिजर्व कर सकता है, और जब भी ये राइट रिजर्व होगा द सेलर और एनीवन मे बिड एट द ऑक्शन। ध्यान रखना ये बात इंप्लाइडली नहीं होगी, इसलिए लिखा है नॉट अदरवाइज। ये जब भी होगा ये एक्सप्रेसली होगा। एक्सप्रेसली का मतलब ये मुन्नू पुन्नू टुन्नू इन सबको मालूम होना चाहिए कि ये कंपाउंडर जो है मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे बिहाफ पे ये बिडिंग कर रहा है, आई हैव द राइट टू बिड अल्सो। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, देयर इज अ राइट टू बिड दैट मे बी रिजर्व्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, बट इट शुड बी एक्सप्रेसली रिजर्व्ड। ये बात सबको मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो ये केस आपका प्रिटेंडेड बिडिंग, ऐसा नहीं हुआ तो ये केस आपका प्रिटेंडेड बिडिंग में चला जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है। चलिए साहब, अगर आपने ये बात नोटिफाई नहीं की तो क्या होगा, आपने नोटिफाई नहीं किया, लोगों को नहीं बताया कि मैं भी बिड करूंगा या मेरे भी बिहाफ पे बिड होगी, हम छुपा गए, ये वाली बात छुपा गए, नहीं बताया मैंने कि कंपाउंडर मेरे ही आदमी है, मेरे ही व्यक्ति है, मेरे लिए ही वो अपने, मेरे लिए ही वो यहाँ चुपचाप बिडिंग करेगा बिना किसी को बताए, एक अनजान व्यक्ति बन के। तो ये मैंने नोटिफाई नहीं किया तो क्या होगा, इट शुड नॉट बी लॉफुल फॉर द सेलर टू बिड हिमसेल्फ और टू एम्प्लॉय एनी पर्सन टू बिड। ध्यान रखना, कई बार किसके गुड्स हैं ये किसी को नहीं मालूम होते हैं। सपना बोलेगी आई एम द ऑक्शनर, किसके गुड्स हैं मैं तो नहीं बता रही हूँ, इज द प्रिंसिपल, वो नहीं बताने वाली कि ये मेरे ही गुड्स हैं, नहीं बताएगी। मैं खुद ही यहाँ आके बैठ गया बीच में तो, और बोली लगाए जा रहा हूँ, प्राइस बढ़ाए जा रहा हूं, तो ये गड़बड़ हो जाएगी बॉस। इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द सेलर टू बिड हिमसेल्फ और टू एम्प्लॉय एनी पर्सन टू बिड ऑन हिज बिहाफ एट सच सेल। और अगर ऐसा हुआ या ऑक्शनर नोइंगली ऐसा कर रहा है कि ऑक्शनर जानता है कि हाँ ये जो व्यक्ति बैठा है ना ये प्रिंसिपल के बिहाफ पे बैठाया है कंपाउंडर को, अगर वो ये सब जानता है तो ये जो भी सेल होगी इट विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉडुलेंट, और इसी को हमने बोला इट विल बी ट्रीटेड एज प्रिटेंडेड बिडिंग, इट विल बी ट्रीटेड एज प्रिटेंडेड बिडिंग वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। आप चाहो तो पहला मतलब ए बी सी ई और एफ ये वाले सारे पॉइंट ऑक्शन में जरूर लिख के आना। और डेफिनेशन आपके सामने है कि ऑक्शन सेल इज अ मोड ऑफ सेलिंग द प्रॉपर्टी बाय इनवाइटिंग द बिड्स पब्लिकली एंड द प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बीडर। और अगर आपने ये 6 पॉइंट्स प्लस ऑक्शन सेल की डेफिनेशन लिख दी तो आईसीआई का चेक कर, और आईसीआई बोलेंगे यार ये कितने औसम है यार। तो बॉस ध्यान रखिएगा इतना ही आपको लिखना है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाओ, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम रिवाइंड करते हैं हमारी सारी चीजों को। सबसे पहला राइट ऑफ रीसेल सेक्शन 54 कब अराइज होता है। पहला, गुड्स पेरिशेबल नेचर के और गुड्स पेरिशेबल नेचर के नहीं। गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर के हैं तो बायर नीड नॉट बी इन्फॉर्म। गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर के नहीं है द सेलर शुड गिव नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू सेल एंड द बायर आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द नोटिस फेल्स टू पे द प्राइस द सेलर में रीसेल द गुड्स। ये बात आप लिख सकते हो। 3 उसके राइट क्रिएट होते हैं, पहला रिकवर, दूसरा रिटेन द प्रॉफिट, तीसरा रीसेल बाय द सेलर मे बी एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो फिर विदाउट एनी नोटिस द सेलर कैन रीसेल द गुड्स। बायर को किसी नोटिस की जरूरत नहीं है। व्हेनेवर द बायर मेक्स डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ द प्राइस द सेलर विल रीसेल द गुड्स। ये राइट उसका राइट ऑफ रीसेल एक्सप्रेसली रिजर्व्ड है इन केस ऑफ बायर्स डिफॉल्ट। इन केस देयर इज
Important thing, seller is not required to give any notice and he is entitled to recover the damages from the original buyer even if no notice is given. ये था राइट ऑफ रीसेल आपका सेक्शन नंबर 54. लाइए नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास विद होल्डिंग वाला राइट. अगर प्रॉपर्टी पास नहीं हुई थी तो ये राइट क्रिएट होता है. अनपेड सेलर इन एडिशन टू ऑल द रेमेडीज आल्सो विद होल्ड द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. दिस इज कॉल्ड क्वासी लीन. नेक्स्ट अनपेड सेलर के राइट अगेंस्ट अ बायर. पहला सेक्शन 55, 54 के बाद 55 सूट फॉर प्राइस. प्राइस कब? अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब प्रॉपर्टी पास ऑन हो गई थी, बायर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू पे द प्राइस एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द सेलर may sue for the price. दूसरा 55(2) बोलता है when under a contract of sale although the property is not passed to the buyer but the price is payable on a certain day irrespective of delivery and buyer wrongfully reflects and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay the price as per the terms of the contract, the seller may sue him for the price although the property has not passed to the buyer. तो दो पॉइंट हो गए, प्रॉपर्टी हैज बीन पास, प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन पास्ड. दो अलग अलग केसेस. सेक्शन 55 के बाद 56 सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस. बहुत सिंपल सी लाइन लिखना है. बायर wrongfully neglects or refuses to pay the price for the goods, the seller may sue him for damages for non acceptance. दो बार फॉर डेमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट सूट फॉर इंटरेस्ट सेक्शन नंबर 61. ये कब होगा? दो केसेस, पहला स्पेसिफिक एग्रीमेंट है, दूसरा स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है. इफ देयर इज स्पेसिफिक एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड द बायर, किस बारे में? एज टू द इंटरेस्ट. किस पे? ऑन द गुड्स. किस पे? ऑन द प्राइस. सर तो फिर इंटरेस्ट लगेगा कब से? व्हेन द डेट, फ्रॉम द डेट व्हेन द प्राइस बिकम्स ड्यू. ये राइट उसका है. सेकंड केस, इफ देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट टू दिस इफेक्ट द सेलर में, क्या लिखोगे? द सेलर में चार्ज इंटरेस्ट, may charge interest on the price of the goods. पर कब से? From such date as he may notify to the buyer. बहुत प्यार से बोलो, क्या बोलोगे? From such date as he may notify to the buyer. तो सेक्शन हो गया 55 प्राइस का, 56 नॉन एक्सेप्टेंस के डैमेजेस का और 61 फॉर इंटरेस्ट. नेक्स्ट, क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेलर की तरफ से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर. पहला ब्रीच, फेल्स टू डिलीवर द गुड्स एट द टाइम और इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड. दूसरा, रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. तीसरा, डिलीवर नॉन कन्फर्मिंग गुड्स एंड द बायर हैज रिजेक्टेड और रिवोक द एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट, क्या कुछ रेमेडीज बायर को भी देनी पड़ेगी, सेलर को दी? हाँ सर, न्याय दोनों तरफ से होना चाहिए, एक की तरफ से नहीं होना चाहिए, इसलिए देना पड़ेगी. बोलो, पहला बायर के लिए क्या क्या रेमेडीज है? पहला सेक्शन 57. पहला, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी. सेलर ने रॉन्गफुली नेग्लेक्ट या रिफ्यूज करा टू डिलीवर द गुड्स, द बायर में sue him for क्या? वहां था डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, यहां है डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी. सेक्शन नंबर 57. सेक्शन नंबर 58 बोलता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. द बायर कैन अपील टू द कोर्ट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, पर कोर्ट तभी दे पाएगी व्हेन द गुड्स आर स्पेसिफाइड और असर्टेन गुड्स. सेक्शन 58 के बाद सेक्शन 59, ब्रीच ऑफ वारंटी. व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और वेयर द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी. दोनों ही केसेस में सर द बायर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स. वो अब गुड्स रिजेक्ट नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेगा, बट he may sue the seller for the damages. पहला, he may set up against the seller. क्या सेलर के अगेंस्ट क्या सेट करेगा? डिमिनिशन और एक्सटेंशन इन प्राइस हुआ ना, तो he may set up against the seller for breach of warranty in diminution और extension of price. सेक्शन नंबर 59 और सेक्शन नंबर 60 है एंटिसिपेटरी ब्रीच या रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट. तो दो ऑप्शन है आपके पास बॉस. अगर सेलर ने या बायर ने, किसी भी आइदर पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रेपुडिएट किया बिफोर द ड्यू डेट, क्या होगा? दो ऑप्शन, आइदर पार्टी हटाना, वापस बोल रहा हूँ, द अदर पार्टी मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड. सिंपल. दूसरा सर, द अदर पार्टी मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज सबसिस्टिंग एंड वेट टिल द डेट ऑफ डिलीवरी. ये आपका हो गए चार अलग अलग सेक्शन, 57, 58, 59 और 60. 54 हमने पढ़ा था रीसेल का, देखो इधर ध्यान से वापस से. 54 जो था वो रीसेल का था. 55 जो हमने पढ़ा वो था सूट फॉर प्राइस. 56 था वो था डैमेजेस. 57 जो है वो बायर का राइट है. 58 बायर का राइट है. 59 बायर का राइट है. 56 है हमारा डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस जो कि सेलर का राइट है. 57, 58, 59 और 60 बायर के राइट से. 61 सूट फॉर इंटरेस्ट. चलिए भैया, ये हो गया आपके केसेस सारे सेक्शंस के. आखिरी पॉइंट था हमारे पास, वो था ऑक्शन सेल. ऑक्शन सेल के लिए सबसे पहला, मोड ऑफ सेलिंग द प्रॉपर्टी बाय इनवाइटिंग द बिड पब्लिकली एंड द प्रॉपर्टी विल पास ऑन टू द हाईएस्ट बिडर. ये लाइन लिखना. ऑक्शनर कौन है? इज एन एजेंट गवर्न बाय द लॉ ऑफ एजेंसी. ही सेल्स, ही इज ओनली द एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल. इसके अलावा वो चाहे तो ही मे सेल हिज ऑन प्रॉपर्टी विदाउट एनी नोटिस दैट ही इज सो सेलिंग. चलेगा सर. रूल्स क्या है? सेक्शन 64 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 64 इंपॉर्टेंट है, 64 इंपॉर्टेंट है. 6 रूल्स है, मेरे को कम से कम 5 तो लिख के आने हैं. 6 में से कम 5 लिख के आने हैं. पहला, गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स. तो क्या होगा सर? ईच लॉट इज प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी सब्जेक्ट टू अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. दूसरा, कंप्लीशन कब माना जाएगा? कंप्लीशन तब होगा जब ऑक्शनर अनाउंस करता है बिड को बाय द फॉल ऑफ एनर और एनी अदर कस्टमरी मैनर. अंटिल सच अनाउंसमेंट इज मेड द बिडर में रिवोक हिज ऑफर, द बिडर में रिट्रैक्ट हिज बिड. चलेगा. राइट टू बिड में भी रिजर्व्ड, यस चलेगा, बट इट शुड बी रिजर्व्ड एक्सप्रेसली बायर ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर. आप ये बिड रख सकते हो, ये
बायर ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, आप ये राइट रिजर्व कर सकते हो पर सिर्फ एक्सप्रेसली एंड नॉट अदरवाइज, और सेलर या कोई और व्यक्ति बिडिंग कर सकता है एट द ऑक्शन। अगर आपने इसको नोटिफाई नहीं किया तो फिर क्या माना जाएगा? इट शॉट नॉट बी लॉफुल ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर टू बिड हिमसेल्फ और टू एम्प्लॉय एनी अदर पर्सन और फॉर द ऑक्शनर नोइंगली टू टेक एनी बिड फ्रॉम द सेलर और एनी सच पर्सन। ऑक्शनर भी फिर फ्रॉड कर रहा है, केस में क्या होगा? एनी सेल कंट्रावेनिंग दिस रूल विल ट्रीटेड एज fraudulent, और fraudulent होते ही बोल सकते हो दिस इज द केस ऑफ pretended bidding if the seller makes use of pretended bidding at the auction to raise the price, तो माना क्या जाएगा? सेल इज voidable। fraudulent ही है इसीलिए voidable। और बीच का एक रिजर्व प्राइस रखना, वरना लोग 5 लोग मिलके 1 करोड़ की चीज को 10 रुपए में ले जाएंगे, तो रिजर्व प्राइस सेल में भी नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू अ रिजर्व और अपसेट प्राइस की इसके नीचे की बोली शुरू होगी ही नहीं। तो भैया ये था आपका यूनिट नंबर 4, जो कि लोगों को बहुत थोड़ा सा टफ लगता है पर मेरे हिसाब से बहुत इजी है, और हमने इसको सिर्फ 2 लेक्चर के अंदर पूरा कवर किया, 3-3 4-4 बार रिपीट करते हुए। और इसका मतलब दोस्त, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। इसको वापस से अगर रिपीट करना हो तो लेक्चर को वापस से सुनना, साथ में रिपीट करना। 3-3 बार रिपीट हुआ है। दिमाग के खोपचे में और दिल की गहराइयों में और मन और आत्मा में ये सब समा जाना चाहिए। तो प्लीज़ इस कंटेंट को याद कीजिएगा, आपको याद हुआ भी होगा। इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है हमको, हम बिल्कुल सब चीज़ें याद रख पाएंगे और कर ही रहे हैं, इतने सारे लेक्चर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखिएगा, एग्जाम के बहुत कम दिन बचे हैं। हम फिर मिलेंगे। राधे राधे।